तो फाइनली आप लोगों के समस्त में बीए थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का यानी इतिहास का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको आइडिया लगेगा कि बीए थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आता है, मॉडल पेपर आता है, वो किस प्रकार का होता है और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपकी परीक्षा में इस बार 2023 और 24 के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले हैं या फिर 25 में भी आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से क्वेश्चन बताएंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग बोलते भी रहते हैं कि सर ओल्ड मॉडल पेपर बताइए, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर सॉल्व कराइए, ठीक है, पुराना मॉडल पेपर बताइए। तो फाइनली आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उसी के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ये मतलब इसी वर्ष 2023 का ही पेपर है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि सेमेस्टर आपका थर्ड है और मतलब कि बीए सेकेंड ईयर का सेमेस्टर थर्ड है, ठीक है, तृतीय सेमेस्टर। और प्रश्न पत्र का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। पूर्णांक 75 नंबर का है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। और पहले हम आ जाएंगे खंड आ यानी कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जानेंगे, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय। तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि राज तरंगड़ी क्या है भाई। तो सबसे पहला प्रश्न यही कि राज तरंगड़ी के बारे में बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने देखा कि अधिकतर ये प्रश्न परीक्षा में आता ही है, ठीक है, हमेशा आता है लगभग, ठीक है, जहाँ तक मैंने जानकारी ली है। तो इसका उत्तर लिख देना सिंपल सा कि राज तरंगड़ी जो है ना वो कल्हड़, ध्यानपूर्वक इसका उत्तर आपको इसी प्रकार लिखना है कि राज तरंगड़ी जो है ना वो क्या एक पुस्तक है, ठीक है, क्या है, एक पुस्तक है, एक रचना है, जिसके रचनाकार कौन है, कल्हड़ है। कौन है, कल्हड़ है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कल्हड़ कौन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल्हड़ जो है ना वो इतिहास का एक कवि था। कौन था, प्राचीन इतिहास का एक कवि था पहले का, ठीक है। उन्होंने ही राज तरंगड़ी नामक जो पुस्तक है, जो रचना है, इसको रचा है, ठीक है। और जो राज तरंगड़ी है ये पुस्तक, ठीक है, ये पूरी की पूरी किस में है, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। और इस राज तरंगड़ी यानी कि इस पुस्तक में जो कश्मीर का इतिहास है, ठीक है, उसके मुख्य विषय वस्तु के बारे में बताया गया है, यानी कि कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसकी जो रचना है ना वो महाभारत की शैली के आधार पर की गई। जो महाभारत है ना उसी के अकॉर्डिंग, उसी की जो कुछ शैलियाँ हैं उसी के आधार पर इसकी रचना की गई राज तरंगड़ी की। तो क्लियर, राज तरंगड़ी के लेखक या रचनाकार कौन है, कल्हड़ हैं। और कल्हड़ जो हैं वो एक प्रमुख और प्राचीन इतिहास के कवि थे, ठीक है। और ये जो रचना है राज तरंगड़ी एक प्रकार से, ठीक है, ये किस भाषा में थी, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह पहला युद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, ठीक है, ग्रंथ पुस्तक जो आप लोग बोले, ठीक है, तो ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी है राज तरंगड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई कि गौड़वाहो क्या है। तो गौड़वाहो के बारे में आपको बताना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, गौड़वाहो एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, ये भी एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, जिसका नाम है गौड़वाहो, ठीक है। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कवि, एक प्रमुख कवि हैं इतिहास के, जिनका नाम है वाक, ठीक है, पति। क्या नाम है इनका, वाकपति। ये हैं किसके रचनाकार, गौड़वाहो के, ठीक है, गौड़वाहो के रचनाकार हैं ये, क्लियर। और यह एक ऐतिहासिक काव्य है, ठीक है, क्या है, एक ऐतिहासिक काव्य है, ठीक है, जिसमें कन्नौज के राजा, कन्नौज के जो राजा, ठीक है, यशोवर्मन, ठीक है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चरित्र अंकित है, ठीक है। यशोवर्मन द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का वर्णन किया गया है इस गौड़वाहो रचना में, ठीक है, प्रसिद्ध रचना में, क्लियर। सिंपल सा उत्तर है, बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी क्लियर करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न भाई ये कि प्रबंध कोश क्या है भाई। तो प्रबंध कोश के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। प्रबंध कोश आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो प्रबंध कोश है ना वो संस्कृत में रचित एक प्रबंध काव्यों का संग्रह है, ठीक है। आप आसान भाषा में बोले तो इसको आप लोग कह सकते हैं प्रबंध काव्य भी एक प्रमुख रचना है, ठीक है, किस काल की, प्राचीन काल की, यानी कि इतिहास की, ठीक है। तो प्रबंध काव्य जो है वो संस्कृत में, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, पहले कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर क्योंकि इसमें थोड़ी मिस्टेकिंग हो रही है कलर में। यहाँ पर हम जाएं, उसके बाद रेड कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ओके, ठीक है, ओके ओके, एक मिनट, ठीक, क्लियर। चलिए, तो प्रबंध कोश जो है ना
वो एक संस्कृत में रचित यानी संस्कृत भाषा में रचित एक प्रबंध काव्य है, या फिर आप लोग कह सकते हैं प्रबंध काव्य का संग्रह है, या फिर एक रचना है। ठीक है, क्लियर। जिसके रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार विद्वान राजशेखर सूरी हैं। ठीक, कौन है लिख दे रहे हैं यहाँ पर, राजशेखर। ठीक है, राजशेखर और सूरी। ठीक है, राजशेखर सूरी जी हैं। ठीक है, इस प्रबंध का, ठीक है, प्रबंध कोश जो रचना है, प्रबंध संग्रह है, इसके रचनाकार राजशेखर हैं, जिन्होंने इसका संकलन जो है ना, या फिर रचना को रचित किया था 1349, ठीक है, ईस्वी में। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है ना, क्या है ना, इसमें 24 लोगों के जीवन का वर्णन है। जो प्रबंध कोश है इसमें 24 लोगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, कई मतलब एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्नों का उत्तर क्लियर हो रहा है। ठीक है, जैसे प्रश्न आ जाए कि प्रबंध कोश में कितनों लोगों का वर्णन है, तो आप सिंपल से लिख देंगे 24 लोगों का वर्णन है। इसलिए मैं जिस भी क्वेश्चन को बता रहा हूँ थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, ताकि कोई इससे संबंधित क्वेश्चन और बने तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएँ। ठीक है, तो 24 लोगों का वर्णन किया गया है, जिसमें क्या है ना, 10 जैन। ठीक है, क्या है, 10 जैन विद्वान है। ठीक है, और 4 संस्कृत कवि हैं। क्लियर, और 6 राजा हैं, सॉरी 7 राजा हैं। ठीक है, कितने हैं, 7 राजा हैं, और 7 राजा हैं, और 3 जैन ग्रंथ हैं, सॉरी 3 जैन ग्रस्त हैं। ठीक है, ग्रस्त। क्लियर। ठीक है, तो ये रहा पूरे 24 लोगों के जीवन का वर्णन। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यशोवर्मन के शासन की तिथि बताइए। यानी जो यशोवर्मन थे ये कौन थे? यशोवर्मन कन्नौज के क्या थे? कन्नौज के नरेश थे, कन्नौज के राजा थे। ठीक है, सम्राट थे। ठीक है, और इन्होंने कन्नौज पर बहुत दिनों तक शासन किया, वहाँ के राजा थे, और इनका जो राज्यकाल था यानी कि जो तिथि है, शासन की तिथि, वो 700, ठीक है, 700 से लेकर 740 ईस्वी के बीच में रखा गया है। यानी कि 700 से 740 ईस्वी के बीच इन्होंने कन्नौज पर राज किया। ठीक है, इन्होंने उस पर अपना शासन किया। क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि भाई कारकोटक वंश के बारे में बताइए। ठीक है, तो कारकोटक वंश जो है ना, कश्मीर का एक राजवंश था। क्लियर। कारकोटक जो था ये कश्मीर जो राज्य है वहाँ का एक राज क्या था, वंश था। ठीक है, जिसने गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया। ठीक है, किसके बाद? गोनंद वंश के बाद कश्मीर पर अपना कब्जा जमाया एक तरीके से। ठीक है, जो कारकोटक है पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है। पुराणों में बताया गया है जो कारकोटक है यह एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा है, जिसको बोला जाता है कारकोटक वंश। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग के बारे में बताइए। ह्वेनसांग क्या है, किसके बारे में परिचय दीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और हाँ एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, हाँ ये भी बताना भूल गया, कारकोटक जो वंश है ना, इसके जो संस्थापक हैं वो दुर्लभ वर्धन है। लिख दे रहा हूँ मैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कारकोटक वंश के संस्थापक का नाम बताइए, तो आप लोग इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, और उत्तर भी अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, दुर्लभ वर्धन। ठीक है, ये इस वंश के कारकोटक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग के बारे में बताइए भाई। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आप सभी के लिए। तो जो ह्वेनसांग एक चीनी यात्रा था, यानी कि चाइना से आया हुआ एक यात्री था। ठीक है, क्या था? एक यात्री था। ठीक है, बाहर से आया हुआ एक मुसाफिर था, आप लोग बोल सकते हैं, जो कि 7वीं शताब्दी, ठीक है, ईस्वी में भारत आया। कब आया था? 7वीं शताब्दी में वो भारत आया था। उन्होंने उत्तर भारत पर शासन करने वाले राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। कब किया था? जब राजा हर्षवर्धन का शासन था उत्तर भारत पर।
तब वो ह्वेनसांग चीनी यात्री जो था वो 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, उन्होंने कई जगहों की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री ली और हर जगह उनका सम्मान किया जाता था। तो इस प्रकार लिखेंगे ह्वेनसांग के बारे में उनका परिचय। ठीक, अब अगला प्रश्न भाई प्रस्तुत है कि यशोवर्मन कालीन नालंदा अभिलेख, मतलब यशोवर्मन जो कन्नौज के राजा थे, इनके समय में नालंदा अभिलेख के बारे में बताना है। ठीक है, यशोवर्मन के काल में नालंदा अभिलेख के बारे में। तो नालंदा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आप सभी के लिए क्लियर। तो नालंदा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त का ताम्रपात्र अभिलेख है। क्या है? तांबे का। ठीक है, जिसको बोलते हैं ताम्रपात्र। ठीक है, ताम्र पत्र। ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख है जिसकी लिपि उत्तर गुप्त काल की ब्रह्मी तथा भाषा संस्कृत है। नालंदा से प्राप्त शिलालेखों में पूर्णवर्मन, यशोवर्मन देव, धर्मपाल देव, देवपाल देव तथा बालदित्य का शिलालेख महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसके बारे में परिचय। क्लियर। अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भाई मिहिर भोज के बारे में बताइए। तो मिहिर जो भोज है ना, ठीक है, वो कौन थे, इनके बारे में परिचय सुनिए। ठीक है, सम्राट मिहिर भोज कन्नौज के सम्राट थे। जो मिहिर भोज था वो कन्नौज का क्या था? सम्राट था। ठीक है, उन्होंने 836वीं यानी कि 836वीं ईस्वी से, ठीक है, 836वीं ईस्वी से 885 ईस्वी तक यानी 49 साल तक शासन किया। किसने? मिहिर भोज ने कन्नौज पर। ठीक है, और अपने साम्राज्य को मुल्तान से पश्चिम बंगाल में गुर्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैलाया अपना साम्राज्य। ठीक है, ये वो समय था जब अरब के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार लिखेंगे आप लोग मिहिर भोज के बारे में। ठीक है, इन्होंने 49 साल, ठीक है, शासन किया। कहाँ? कन्नौज पर। ठीक है, क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि भाई पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए सिंपल सा परिचय मैं आपको पृथ्वीराज तृतीय का दे रहा हूँ। ठीक है, तो पृथ्वीराज जो तृतीय था, ठीक है, इनका जो जन्म है वो माना जाता है 1166 ईस्वी में गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में हुआ था। ठीक है, 1166 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, जो कि चौहान वंश के क्या थे? राजा थे। किस वंश के? चौहान वंश के राजा थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारस्परिक चौहान क्षेत्र ठीक है, सपादलक्ष पर शासन किया। एक क्षेत्र था जिसका नाम है सपादलक्ष, इन्होंने उस पर शासन किया और उन्होंने वर्तमान राजस्थान पर, हरियाणा पर, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना जो कब्जा था, वो अपना नियंत्रण था, जो अपना पावर था वो वहाँ पर दिखाया। ठीक है, वहाँ तक इन्होंने अपना कवर किया था इन कुछ प्रदेशों में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है यानी कि डेथ है, देहांत है, वो करीब करीब माना जाता है 1192 में अजमेर में हो गई थी। अजमेर आप सभी को मालूम कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो वहीं पर इनका देहावसान हो गया था। क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी के बारे में भैया बताइए। सारे उत्तर आप लोगों को ये अतिलग उत्तरीय प्रश्न है, तो इनका उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है 50 से 100 शब्दों के बीच में। ठीक है, अब महमूद गजनबी ना है, ये यामनी वंश का तुर्क सरदार गजनबी के शासक, ठीक है, सुबुकुतगीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? शासक सुबुकुतगीन का। मैं आप यहाँ पर लिख दे रहा हूँ किसका पुत्र था। ठीक है, ठीक है, कुत, ठीक है, गीन। क्लियर, इन्हीं का पुत्र था। कौन? मोहम्मद गजनबी। ठीक है, और उसका जन्म जो है ना वो 1971 में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था?
1971 ईस्वी में। ठीक है, 27 वर्ष की आयु में उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार किया था? रिकॉर्ड तोड़ दिया था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहाँ की अपार संपत्ति, यानी कि यहाँ जो भारत की जो संपत्ति थी, रुपये पैसे या फिर जो गहने, सोने चांदी, हीरा मोती जवाहरात, ये जो संपत्ति थी यहाँ पे लूट कर, ठीक है, वो गजनी ले गया था। ठीक है, कहाँ ले गया था? अपने वो देश गजनी ले गया था। ठीक है, क्लियर? जो कि जानकारी के अनुसार मैं बता दूं, अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये गजनी। ठीक है, तो वहाँ यानी कि भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया और यहाँ की संपत्ति कई बार लूट कर, वो 17 बार लूट कर ले गया गजनबी अपने गजनी। ठीक है, अपने शहर या फिर अपने राज्य अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे उसका उत्तर। अति लघु उत्तरीय क्लियर। अब आ जाएंगे लघु उत्तरीय में। हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से प्रश्न तैयार करना जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि ललितादित्य मुंडापीठ कौन था? ये आप लोग इग्नोर कर देंगे, इसको ना पढ़िएगा क्योंकि ये इस बार आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कन्नौज के यशोवर्मन की उपलब्धियां बताइए। ठीक है, तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन थे, तो यशोवर्मन की क्या क्या अचीवमेंट थी, क्या क्या उपलब्धियां थी, उन्होंने क्या क्या हासिल किया है, उसके बारे में लिखना। ये प्रश्न 100% आएगा ही आएगा, परीक्षा में श्योर है। आप नोटबुक लेकर कॉपी में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न नोट कर लीजिए, 100% इसका उत्तर तैयार कर लीजिए कि आएगा ही आएगा। क्लियर? जो बोल रहा हूँ वो आएगा। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमेशा रिपीट नहीं होता, तो आप पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा, बाकी आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, क्या पता आ ही जाए। कुछ चांस आने हैं, आने के भी हैं, कुछ चांस ना आने के भी हैं, लेकिन ये प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये वाला कम उम्मीद है आने की, लेकिन आप तैयार कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि अरब आक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 90% उम्मीद है प्रश्न की आने की, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी के विषय में आप क्या जानते हैं? 100% आएगा ही आएगा, मोहम्मद या महमूद गजनबी से जुड़ा क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे? ये भी 90% उम्मीद है कि प्रश्न फंसेगा आपकी परीक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, त्रिकोणात्मक संघर्ष के विषय में आप क्या जानते हैं? इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर आप तैयार भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय था, ये पराजय हुआ था, किस वजह से हुआ था, उसके क्या क्या कारण हुए, वो मुख्य कारणों के बारे में आपको लिखना है विवेचन करके। ठीक है, ये प्रश्न 100% आएगा। पृथ्वीराज तृतीय से जुड़ा 1-2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय में आपको कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार कर लेना। हालांकि यहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं लघु उत्तरीय में, सॉरी दीर्घ उत्तरीय में। प्रति प्रश्न के लिए 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? मिहिर भोज के वृत्तांत का विवरण कीजिए दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न 95% आपकी परीक्षा में आएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? मिहिर भोज के वृत्तांत का विवरण दीजिए, ये प्रश्न। ठीक है, अगला है कि गुजरात पर कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण का वर्णन कीजिए। ये भी 99% उम्मीद है कि प्रश्न आएगा, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप लोगों की समझता है कि चाहमान और गढ़वाल राजवंशों के मध्य संबंध बताइए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आए, लेकिन ये हो सकता है चाहमान से जुड़ा कोई और क्वेश्चन हो सकता है, गढ़वाल राजवंश से जुड़ा कोई क्वेश्चन और हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि संबंध ही आए, और भी इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला है कि सेन वंश पर टिप्पणी लिखिए। इसको आप तैयार करें चाहे ना तैयार करें, आपके ऊपर है। अरे पूरा अगर सॉल्व करना चाह रहे मॉडल पेपर तो तैयार कर लीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने प्रश्न बताए इनको अच्छे से तैयार करके लाए जाएंगे आप लोग, तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और 100% श्योर आप लोग अच्छे नंबर से पास भी होंगे। और भी क्वेश्चन और भी हम आप लोगों को उत्तर जल्द लेकर आने वाले हैं। इस PDF को अगर प्राप्त करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। जय हिंद।